हाय फ्रेंड, कैसे हो। आज बात करते हैं बिलियन पार्ट के सेकंड चैप्टर में। बिलियन पार्ट के सेकंड चैप्टर में इसमें मूलतः क्या होता है, नॉर्मलता इत्यादि बहुत सारे आपको पढ़ने को मिलेंगे। ओके फ्रेंड, चलो बात करते हैं नॉर्मलता मोललता क्या होती है। मोललता यानी एम। 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को बिलियन की मोलता कहते हैं। ओके फ्रेंड, जैसे 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को बिलियन की मोलता कहते हैं, यानी एम कहते हैं, और इसे एम से प्रदर्शित करते हैं। ओके फ्रेंड, और यानी मोलता बराबर एम बराबर इसका सूत्र होता है ग्राम बटे अणु इंटू आयतन लीटर में। ओके फ्रेंड्स, और इसका मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। ओके फ्रेंड्स, मोल प्रति लीटर। अब करते हैं नॉर्मलता क्या होती है। 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांक की संख्या को बिलियन की नॉर्मलता एन कहते हैं। इसे एन से प्रदर्शित करते हैं। ओके फ्रेंड, जैसे नॉर्मलता बराबर विलय के ग्राम तुल्यांक की संख्या बटे आयतन लीटर में। ओके फ्रेंड्स, और इसका नॉर्मलता का मात्रक होता है इसका नॉर्मलता का मात्रक होता है बराबर ग्राम बटे तुल्यांकी इंटू आयतन लीटर में। ओके फ्रेंड्स, अरे यार बाप, अर्धपारगन झिल्ली क्या होती है। ओके फ्रेंड, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अर्धपारगन झिल्ली क्या होती है। अर्धपारगन वह झिल्ली होती है जिसमें विलय के अणु निकल जाते हैं परंतु विलय के अणु नहीं निकल पाते हैं, उसे अर्धपारगन झिल्ली कहते हैं। जैसे प्याज की जो झिल्ली होती है, अंडे की झिल्ली होती है, ETC। जैसे ये क्या है, ये एक अर्धपारगन झिल्ली है और इसमें ये क्या है, विलय के अणु हैं और इसमें विलय के अणु। जैसे कि पानी होता है, पानी एक क्या होता है, विलायक, और जो उसमें जो चीनी होती है वो क्या होती है, विलय, यानी मिक्स। ओके फ्रेंड्स, तो पानी होता है, अगर किसी से फिल्टर करेंगे, छानेंगे तो पानी छन जाता है, ठीक है। तो कहते हैं विलय के अणु आसानी से निकल जाते हैं परंतु विलय के अणु नहीं निकल पाते हैं। ये देख रहा है ये डायग्राम में दिख रहा है। ओके फ्रेंड, जैसे कि अर्धपारगन झिल्ली है एक, और उसमें विलय के अणु निकल रहे हैं परंतु विलय के अणु नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि हमारा विलय होता है तो एक तनु होता है, गाड़ी होता है। ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं बीज सर्जन क्या होता है। बीज सर्जन वह घटना है जिसमें विलय के अणु सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर गति करते हैं और विलय के अणु तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गति करते हैं। जैसे इत्र है, फार्मिलिक है। जैसे इत्र मित्र सेंट होता है, जैसे कि सेंट अगर किसी में लगाओ तो वो पूरी खुशबू, मतलब दूसरा व्यक्ति सूंघ सकता है, पूरे उसको खुशबू कर देता है। और फार्मिलिक अम्ल की शीशी को बंद कमरे में अगर आप छोड़ोगे तो वो पूरे कमरे में उसकी सुगंध फैल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, परासरण और बीज सर्जन में अंतर। परासरण और बीज सर्जन में अंतर क्या होता है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 2 नंबर में पूछ सकते हैं या 3 नंबर में कि परासरण एवं बीज सर्जन में अंतर बताइए। तो एक तरफ लिख लेते थे परासरण और एक तरफ बीज सर्जन। देखो परासरण, इसमें अर्धपारगन झिल्ली की उपयोग होता है। इसमें अर्धपरासरण झिल्ली का उपयोग होता है, किसमें, परासरण में। और इसका उल्टा हो जाएगा इधर, इसमें अर्धपरासरण झिल्ली का उपयोग नहीं होता है
ओके फ्रेंड्स। नंबर 2, इसमें विलायक के अणु गति करते हैं, और विसर्जन में इसमें विलायक के अणु और विलय के अणु दोनों ही गति करते हैं। जैसे इत्र की शीशी को बंद कमरे में खोलने पर वह पूरे कमरे में फैल जाती है। और परासरण में एग्जाम्पल, किस्मत को जल में डालने पर वह फूल जाती है। ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं परासरण दाब। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। परासरण दाब होता क्या है? परासरण दाब वह होता है जिसमें विलायक को विलयन से अलग करके इसके परासरण दाब को रोकने के लिए इसमें कम से कम बाहरी दाब लगाया जाता है, उसे परासरण दाब कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, इधर डायग्राम में समझ लेते हैं। जैसे ये डायग्राम दिख रहा है आपको, विलायक को विलयन से अलग करके, यानी इसको और इससे अलग करेंगे। किसके द्वारा करेंगे? अर्धपारंगन झिल्ली द्वारा। ओके फ्रेंड, विलायक को विलयन से अलग करेंगे। और ये अर्धपारंगन यहाँ से यहाँ तक झिल्ली दिख रही है, विलायक को विलयन से अलग करके, और इसके परासरण को रोकने के लिए जो विलयन पर ऊपरी बाहरी दाब लगाया जाता है, ये यहाँ से ये पिस्टन दिख रही है ऊपर, ये ऊपर से बाहरी दाब लगाया जाता है। कम से कम भारी, यानी कम से कम भारी दाब लगाया जाता है। इस फोक्सन की पूरी क्रिया को हम परासरण दाब कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, जैसे फिर से समझ लेते हैं। विलायक को विलयन से अलग करेंगे, विलायक को विलयन से अलग करेंगे, और किसके द्वारा? अर्धपारंगन झिल्ली द्वारा अलग करेंगे। फिर पिस्टन द्वारा, इस पिस्टन द्वारा जो कम से कम भारी दाब लगाया जाता है, कम से कम भारी दाब लगाया जाता है, उसे, इस घटना को हम परासरण दाब कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब परासरण दाब ज्ञात करना या करने के लिए बर्गलेवा हाल्ट विधि क्या होती है, ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये वाला ये लॉन्ग में आ सकता है। ओके फ्रेंड्स, कि बर्गलेवा पूछ सकता है, 7 नंबर या 7 नंबर में पूछता है कि बर्गलेवा हाल्ट विधि क्या है, इसके बारे में इसकी विवेचना कीजिए, या इसके कार्य लिखिए, या इसकी सीमाएं लिखिए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, जैसे हम समझ लेते हैं परासरण बर्गलेवा हाल्ट विधि क्या है, परासरण दाब, इसके द्वारा हम कैसे ज्ञात करते हैं और कैसे कैसे हम ताप मापी द्वारा हम इसको कंट्रोल करते हैं। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि ये एक पात्र पहले देखेंगे। ये इसमें एक विलायक भरा जाता है, और नीचे विलयन है, और ऊपर भी इसमें भी विलयन होगा। इसके दाएं साइड पर एक कीप लगी है ये वाली, और इसकी दूसरी साइड पर ये क्रेस नली लगी है। ओके फ्रेंड्स, और जो इसकी दीवारें होती हैं ना, इसके दीवारें कॉपर फेरो साइनाइड की बनी होती हैं, जो हमारे कॉपर फेरो साइनाइड की बनी होती हैं, जो अर्धपारगन झिल्ली द्वारा छानने का कार्य करती हैं। ओके फ्रेंड्स, अब समझ लेते हैं, इधर इसकी व्याख्या करते हैं। ओके फ्रेंड्स, इस विधि में एक पात्र होता है, और इसमें संयंत्र नली होती है, जो कॉपर फेरोसाइनाइट की दीवार होती है, एक जो अर्धपारगन झिल्ली में होती है। जैसे इसमें जो हमने आपको बताया कि अर्धपारगन कॉपर साइनाइड की क्या होती है, एक दीवार होती है जो अर्धपारगन झिल्ली का कार्य करती है। ओके फ्रेंड्स, इसमें विलायक भरने के लिए एक कीप लगी होती है। हमने बताया एक साइड पर कीप लगी होती है और दूसरी साइड पर क्रेस नली लगी होती है। ओके फ्रेंड्स, तथा
तथा दूसरी ओर एक क्रैश नली लगी होती है। देखो ये इसमें बताया कि दूसरी ओर की एक क्रैश नली लगी होती है और इसके नीचे एक पात्र होता है और ऊपर पिस्टन तथा दाब मापी लगा होता है, जिसमें हम विलयन का परासरण दाब ज्ञात करते हैं। ओके फ्रेंड्स, प्रयोग के आरंभ में क्रैश नली में जल के तल को नोट कर लेते हैं। जैसे ही परासरण की क्रिया होती है, क्रैश नली में जल का तल नीचे गिर जाता है। ठीक उसी समय पिस्टन की सहायता से इतना दाब लगाते हैं कि क्रैश नली में जल का तल पूर्व हो जाए। इस दाब को दाब मापी में नोट कर लेते हैं और विलयन का परासरण दाब ज्ञात हो जाता है। जैसे हम देख रहे हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। इधर ये एक पात्र होता है और इसमें एक कीप लगी होती है और दूसरी ओर एक क्रैश नली लगी होती है, ऊपर पिस्टन लगी होती है और पिस्टन के ठीक बराबर में एक दाब मापी यंत्र लगा होता है, जिसमें हम दाब को नोट कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, और इसको विलयन को भरने के लिए ये कीप की सहायता से विलयन भरा जाता है और इसमें दाब डाला जाता है पिस्टन को, तो क्रैश नली का तल पूर्णतः हो जाने के कारण हो जाए, इसलिए हम इस पर दाब डालते हैं। ओके फ्रेंड्स, और इस प्रकार बर्ग लेवा हार्डले विधि का पूर्ण विवेचन हो जाता है। दोस्तों, ये बर्ग लेवा हार्ड विधि 7 नंबर में पूछी जाती है, 3 नंबर में डायग्रॉन और ओके फ्रेंड, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना एवं बेल आइकन ऑन कर लेना। हेलो फ्रेंड, कल लेके आएंगे विलयन पार्ट के 3 चैप्टर। इसमें सारे सवाल होंगे जो हमारे मोलता, नॉर्मलता, परासरण दाब, बांधाप कारक इत्यादि पर आधारित होंगे। ओके फ्रेंड्स, जय हिंद। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, जय हिंद।